डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 20 सेकेंड ईयर की बुक का स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 20 का जो टाइटल है वो है क्रोमोसोम एंड डीएनए। तो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम क्रोमोसोम्स के बारे में इनिशियली कुछ पढ़ेंगे। फिर जब हम क्रोमोसोम्स की मॉलिक्यूलर बेसिस की तरफ आएंगे तो उसमें ऑब्वियसली क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट आर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स होते क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो क्रोमोसोम का वर्ड है ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, क्रोम एंड सोमा। क्रोम का मतलब होता है कलर और सोमा का मीनिंग है बॉडी। सो डियर स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम का मतलब होता है कलरिंग बॉडीज़। तो जब हम किसी सेल को स्टेन करते हैं तो उस सेल में कुछ कलरिंग बॉडीज़ अपीयर्ड होती हैं। वो बॉडीज़, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब स्टेन को एब्जॉर्ब करते हैं तो कुछ कलर्ड स्ट्रक्चर सेल के अंदर अपीयर होते हैं। इन कलर्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स आर बेसिकली कलरिंग बॉडीज़ which are thread like structures, thread like in appearance, जो कि appearance में thread like होते हैं। So chromosomes are coloring bodies or thread like structure in appearance which appear at the time of cell division, which appear in cell at the time of cell division. So chromosomes are thread-like structures. Chromosomes are coloring bodies which appear in a cell at the time of cell division. और यानी अगर एक सेल नॉन डिवाइडिंग है, वो इंटरफेज में है, हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इंटरफेज में है, नॉन डिवाइडिंग फेज में है सेल, तो उस सेल में हमें न्यूक्लियस नज़र आएगा, क्रोमोसोम्स नज़र नहीं आएंगे। जबकि अगर एक सेल डिवाइडिंग फेज़ के अंदर है, यानी उसमें कैरियोकाइनेसिस चल रही है, चाहे प्रो फेज़ है, मेटा फेज़ है, एनाफेज़, टीलोफेज़, इनमें से कोई फेज़ चल रही है, तो उसमें जो कलरिंग बॉडीज़ सेल के अंदर अपीयर होंगी, उन कलरिंग बॉडीज़ को, उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को कहा जाएगा क्रोमोसोम्स। सो डियर स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम, यहाँ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमने पिक की कि क्रोमोसोम सेल में अपीयर होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। इंटरफेज़ या नॉन डिवाइडिंग फेज़ में सेल में क्रोमोसोम्स नज़र नहीं आते। तो अगर हम अब बुक की भी पहली ही चंद लाइनों में इसकी डेफिनेशन है उसको भी देख लें। सो क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेट अपीयर इनसाइड द न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। तो ये न्यूक्लियस के अंदर या सेल के अंदर कब अपीयर होते हैं? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये अपीयर होते हैं। एंड इनको फर्स्टली ऑब्जर्व किया था जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने। एम्ब्रियोलॉजिस्ट का मतलब होता है a person who is expert in the study of development और एम्ब्रियो, क्योंकि डेवलपमेंट और एम्ब्रियो की स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं और इनके एक्सपर्ट्स को कहा जाएगा एम्ब्रियोलॉजिस्ट, जिसका नाम है वॉल्टर फ्लेमिंग इन 1882। सो क्रोमोसोम्स वर फर्स्ट स्टडीड इन 1882 बाय वॉल्टर फ्लेमिंग, और उसने ये देखा कि कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर होते हैं सेल में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है क्रोमोसोम। और लफ्ज़ क्रोमोसोम का मतलब होता है कलरिंग बॉडीज़। और उसने ये देखा था सेलेमेंडर के लार्वे में। जब वो सेलेमेंडर के लार्वे को स्टडी करता है तो उसमें इसने सेलेमेंडर लार्वा डियर स्टूडेंट कहते हैं जाइगोट से अगली स्टेज पे, जाइगोट से एम्ब्रियो लार्वा में चेंज होके जो ऑर्गेनिज्म एडल्ट में चेंज होते हैं। तो लार्वे की स्टेजेस, लार्वा एक डेवलपमेंट की स्टेज है। बिकॉज ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट था, एम्ब्रियो की स्टडी करता था, डेवलपमेंट की स्टडी करता था, तो व्हेन फ्लेमिंग वाज स्टडिंग द लार्वा ऑफ सेलेमेंडर, तो इसने देखा सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, सेल के डिवाइडिंग स्टेज में कुछ कलरिंग बॉडीज़ अपीयर होती हैं, और इसने उन कलरिंग बॉडीज़ को नाम दिया क्रोमोसोम, क्योंकि ये स्टेनिंग के बाद कलर्ड स्ट्रक्चर अपीयर होते हैं। सो क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इन सेल डेट अपीयर एट द टाइम ऑफ
विच अपीयर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन के टाइम में सेल में अपीयर होते हैं। तो ये 2-3 MCQs के पॉइंट हैं कि क्रोमोसोम को डिस्कवर कब किया गया, 1882 में किया गया। किसने डिस्कवर किया? वॉल्टर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया। किस ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले क्रोमोसोम जो है वो देखे गए? तो सैलमेंडर के लार्वे में इनको देखा गया सबसे पहले। और होते क्या हैं? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल डिवीजन के टाइम में सेल में अपीयर होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हर सेल के अंदर एक ख़ास क्रोमोसोम्स की तादाद होती है। एक स्पीशीज़ के तमाम ऑर्गेनिजम्स के हर सेल में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, जिसको दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। डिप्लॉयड नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली 2n से। हैप्लॉयड नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं 1n से। तो दो किस्म के हमारे पास ये सेल्स होते हैं, जिनमें 2n का मतलब है डिप्लॉयड, 1n का मतलब है हैप्लॉयड। अब बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है? ऐसे सेल जिनके अंदर पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं, विच हैव पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, इनको हम कहते हैं डिप्लॉयड सेल्स। विच हैव अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स, जिनमें अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं। यानी अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो अगर हमारे सेल में 23 क्रोमोसोम्स के पेयर्स हैं तो ऑब्वियसली अगर वो पेयर्स हैं तो वो बनेंगे 46। तो ये सेल कहलाएगा डिप्लॉयड सेल। 2n से रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज इसके अंदर पेयर्ड क्रोमोसोम्स होंगे। जिसमें एक एक क्रोमोसोम 23 सिंगल क्रोमोसोम्स होंगे, उसको कहा जाएगा हैप्लॉयड सेल, और वो अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स की वजह से हैप्लॉयड होगा। और जनरली हम ये भी कह देते हैं कि जिसमें नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिप्लॉयड होते हैं और उसका हाफ कर दें तो वो हैप्लॉयड होते हैं। बट बेसिकली ये n और 2n है। जैसे ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल में n इज़ इक्वल टू 23, यानी ह्यूमन सेल में 23 क्रोमोसोम्स की टाइप्स होती हैं। अब जब हम इसको लिखते हैं 1n का मतलब होता है 1 इंटू 23, इसका मतलब है 23 अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं, 23 टाइप का एक एक क्रोमोसोम है। जब हम इसको लिखते हैं 2n, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 23, तो अब हर किस्म के हमारे पास दो क्रोमोसोम हैं, टोटल ये 46 बनेंगे। तो बेसिकली हैप्लॉयड डिप्लॉयड में जो असल बुनियादी डिफरेंस है वो यही है कि जिनमें पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं डिप्लॉयड, 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। हर क्रोमोसोम की दो कॉपियाँ होती हैं उसमें। अब जैसे ट्रिप्लॉयड कहेंगे तो 3 कॉपियाँ होंगी, टेट्राप्लॉयड कहेंगे तो 4 कॉपियाँ होंगी हर क्रोमोसोम की, पॉलीप्लॉयड कहेंगे तो हर क्रोमोसोम की बहुत सारी कॉपीज़ होंगी, और मोनोप्लॉयड एक कॉपी। इस हैप्लॉयड को ही कहा जा सकता है मोनोप्लॉयड। हैप्लॉयड के ही लिए एक और लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, उसको कहते हैं मोनोप्लॉयड। तो मोनोप्लॉयड का मतलब है कि सिंगल एक टाइप का क्रोमोसोम होगा, मतलब हर टाइप का एक क्रोमोसोम होगा। डिप्लॉयड का मतलब 2, अगर ट्रिप्लॉयड होता तो 3, टेट्राप्लॉयड होता तो 4। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट हमारे पास कुछ स्पीशीज़ के नाम लिखे हैं और उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद के बारे में बताया हुआ है। तो अब हम इनको लिखते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ज़रूर कोई ना कोई MCQ डेवलप होता है। तो हम इनके सिर्फ डिप्लॉयड नंबर्स की ही अभी बात कर रहे हैं, जैसे कि ह्यूमन सेल जो है इसमें टोटल क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो 46 है। तो पेयर कहेंगे तो ऑब्वियसली 23 पेयर्स हैं, और हैप्लॉयड में 23 होंगे और डिप्लॉयड में 46 होंगे। इसी तरह और कुछ स्पीशीज़ के यहाँ नाम लिखे हैं, वो हम बुक से देख लेते हैं। जैसे कि पेनिसिलियम, ये एक फंगस है, यूकैरियोटिक मेंबर है। इसके अंदर फंगस हैज़ ओनली 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तो जबकि फर्न के अंदर मोर देन 500 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। मॉस्कीटो में 6 क्रोमोसोम यानी कि 3 पेयर्स बनेंगे। हनी बीस में 32 16 पेयर बनेंगे। कॉर्न में 20, शुगर केन में 80, फ्रॉग में 26
और माउस में 40 क्रोमोसोम, ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम है। तो ये मुख्तलिफ स्पीशीज़ के यहाँ बताए हुए हैं, जैसे कि पेनिसिलियम में टोटल क्रोमोसोम है 2 यानी कि 1 पेयर। इसी तरह फर्न के अंदर, फर्न प्लांट के एक ग्रुप का नाम है, इसमें मोर देन लगा देते हैं 500 पेयर्स। जब मोर देन 500 पेयर्स होंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1000 से भी ज़्यादा क्रोमोसोम होंगे। इसी तरह मॉस्कीटो में हैं टोटल 6, तो 3 पेयर्स बनेंगे। इसी तरह हनी बी में के एक सेल में 32 हैं। कॉर्न में 20 क्रोमोसोम्स हैं। इसी तरह माउस में 40 हैं। शुगर केन, गन्ने में 80 क्रोमोसोम्स हैं। ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर जिसको फ्रूट फ्लाई कहते हैं, 8 क्रोमोसोम है। अब जब आप इनके पेयर्स बनाएंगे तो हम इसको लिखेंगे 23p, का मतलब है पेयर, इसको लिखेंगे 1 पेयर। ये 500 पेयर, ये मोर देन 1000। इसमें 6 वाले में 3 पेयर, 32 में 16 पेयर, 20 में 10 पेयर्स, 40 में 20 पेयर्स, 80 में 40 पेयर्स। तो इस तरह ये और जब इनका हैप्लॉइड बनेगा तो उसके अंदर सिर्फ 23, सिर्फ 1, इसमें सिर्फ 500, इसमें कितने होंगे 3, इसमें कितने होंगे 16। ये फिर पी ख़त्म कर देंगे 10, 20 और 40। अब इसके हवाले से एक अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सिर्फ मैं ह्यूमन सेल से आपको एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी सेल्स पर आप खुद उसको अप्लाई कर लीजिएगा। फ्रॉग के भी आई थिंक लिखे हुए हैं हमारी बुक में। तो फ्रॉग के अंदर होते हैं 26 पेयर बनेंगे, ये 13, और हैप्लॉइड में सिर्फ कितने होंगे 23। जैसे ह्यूमन सेल की बात करें, अगर आपको एक क्वेश्चन आता है हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन सेल, स्टेटमेंट है हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन सेल, तो हम इसका आंसर कहेंगे 46। अब इसी स्टेटमेंट को अगर हम ऐसे चेंज कर दें, हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन सेल, तो जब हम पेयर का वर्ड यूज़ कर लेंगे स्टेटमेंट में तो फिर आंसर 46 की बजाय 23 हो जाएगा। नो डाउट कि 23 पेयर्स 46 ही बनते हैं, मगर स्टेटमेंट में अब पेयर पूछेंगे तो 23 आंसर होगा। या इसी तरह अगर स्टेटमेंट ऐसे पूछी जाए हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन डिप्लॉयड सेल, तो डिप्लॉयड सेल जनरली सेल्स डिप्लॉयड ही होते हैं तो 46 होंगे। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन हैप्लॉयड सेल, तो हाफ कर लें 23 होंगे। या इसी तरह अगर कहते हैं स्पर्म और एग में कितने होंगे, क्योंकि स्पर्म और एग ही वो वाहिद सेल्स हैं जो कि हैप्लॉयड होते हैं, तो 23 क्रोमोसोम ह्यूमन स्पर्म में भी होंगे और ह्यूमन एग में भी होंगे। अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये पेयर्स की फॉर्म में जो पाए जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि कोई भी क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के साथ पेयर्ड अप हो जाएगा। ये पेयरिंग जो होती है बड़ी प्रिसाइज होती है, एक जैसे क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ मिलकर पेयर्स बनाते हैं, और इन पेयर्स को कहा जाता है, क्रोमोसोम्स के पेयर्स को कहा जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमो का मीनिंग होता है सेम, लॉगस लॉजी ये इसका मीनिंग होता है स्ट्रक्चर। तो ऐसे क्रोमोसोम जो कि मिलके पेयर्स बनाते हैं इनको कहा जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब क्या होंगे जी होमोलोगस क्रोमोसोम? ऐसे क्रोमोसोम जिनमें ये चंद चीज़ें सेम हों, विच हैव, तो ऐसे क्रोमोसोम्स जिनका साइज सेम हो, जिनकी शेप सेम हो, ऐसे क्रोमोसोम्स जिनका नंबर 1 साइज़ एक जैसा हो, जिनकी शेप एक जैसी हो, जिनमें नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स एक जितने हों, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर सेम हो,
जिनमें स्टेनिंग प्रॉपर्टी सेम हो, जो एक जैसे कलर दें स्टेन के साथ। ये इन प्रॉपर्टीज़ में जो क्रोमोसोम सेम होते हैं उन्हें हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। यानी दोज क्रोमोसोम लाइक, अब ये हम एक पेयर बना लेते हैं, ये क्रोमोसोम का पेयर है। अब इनकी साइज़ आलमोस्ट सेम है, शेप सेम है, नंबर ऑफ़ क्रोमेटिड्स इनमें सेम है, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इनकी एक तरह की है। इनको जब स्टेन करेंगे तो जिस तरह के स्टेन्स इसके ऊपर अपीयर होंगे उसी तरह का स्टेन इसके ऊपर अपीयर होगा। ऐसे क्रोमोसोम्स को कहा जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये जो क्रोमोसोम्स के पेयर्स होते हैं ये रैंडमली पेयर नहीं होते, ये होमोलोगस पेयर्स होते हैं। वो क्रोमोसोम जिनकी ये प्रॉपर्टीज़ जो लिखी हैं सामने ये सेम हो, वो मिल के पेयर बनाते हैं और इनको कहा जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का नाम दिया जाता है। तो इस चीज़ को ज़रा फर्स्ट पेज से अब बुक से देख लें डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। ह्यूमन सेल्स हैव 46 क्रोमोसोम कंसिस्टिंग ऑफ 23 पेयर्स, ये हमने बात कर ली। ईच ऑफ दीज 46 क्रोमोसोम कंटेन हंड्रेड्स ऑफ जीन्स। ऑब्वियसली इन क्रोमोसोम्स के ऊपर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जीन्स होते हैं विच प्ले रोल इन डिटर्मिनिंग हाउ अ पर्सनस बॉडी डेवलप एंड फंक्शन। किसी पर्सन की बॉडी कैसे डेवलप होगी, कैसे फंक्शन करेगी, इट डिपेंड्स ऑन द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। The possession of all these chromosomes is therefore essential for the survival। यानी अगर किसी शख्स में ये 46 के 46 पूरे क्रोमोसोम नहीं होंगे तो उसमें कुछ जीन्स मिसिंग होंगे जो उसके सर्वाइवल, उसकी एग्जिस्टेंस को ख़तरे में डाल देंगे। तो मिसिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम लीड्स टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, यूजुअली जिसके नतीजे में डेथ हो जाती है। अब ये डियर स्टूडेंट हमारी बुक में कुछ क्रोमोसोम्स की तस्वीरें यहाँ पर बनाई गई हैं, इनके हवाले से हम बात कर लें। तो जैसे ये आपके सामने एक क्रोमोसोम का पेयर अभी दिखाया गया है, तो क्रोमोसोम के कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें हम कहते हैं द आर्म ऑफ क्रोमोसोम। द आर्म ऑफ क्रोमोसोम्स आर नोन एज क्रोमेटिड्स। क्रोमोसोम्स के जो आर्म्स होते हैं, इस तरह से ये एक अगर हमारे पास क्रोमोसोम है, ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। इसी तरह एक और क्रोमोसोम है, ये तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर हो गया। इनके इस कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन को कहा जाएगा सेंट्रोमियर। द कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज़ नोन एज सेंट्रोमियर। इसको ये भी कह सकते हैं कि वो पार्ट क्रोमोसोम का जहाँ पर सेल डिवीजन के दौरान काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच होते हैं, इसको भी हम सेंट्रोमियर कह सकते हैं। हेयर काइनेटोकोर फाइबर्स गेट अटैच। तो उसकी वजह यह है कि यहाँ पर एक स्पेशल प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन का या रीजन का नाम है काइनेटोकोर। तो सेंट्रोमियर कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम को कहते हैं। यहाँ पर स्पेशल रीजन या स्पेशल प्रोटीन मौजूद है जिसका नाम है काइनेटोकोर, और इसलिए क्योंकि इसके ऊपर स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, और जो स्पिंडल फाइबर यहाँ जुड़ता है उस स्पिंडल फाइबर का नाम, आप इसको स्पिंडल फाइबर भी कह सकते हैं, इस स्पिंडल फाइबर का नाम ही काइनेटोकोर फाइबर है। इसके अलावा ये जो क्रोमोसोम के आर्म्स हमें एक सेंट्रोमियर पर जुड़े नज़र आते हैं, इन आर्म्स को कहा जाता है सिस्टर क्रोमेटिड्स। दीज आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर नोन एज सिस्टर क्रोमेटिड। तो एक सेंट्रोमियर पर जो क्रोमेटिड्स अटैच होते हैं, इन क्रोमेटिड्स को कहा जाता है सिस्टर क्रोमेटिड। जैसे ये चारों क्रोमेटिड्स आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, बट ये क्रोमेटिड्स जो कि अलग-अलग क्रोमोसोम्स पर मौजूद हैं, इनको कहा जाता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की डेफिनेशन क्या होगी? all those chromatids which are attached to the same centromere on a chromosome are known as sister chromatid। जो वो तमाम क्रोमेटिड जो एक सेंट्रोमियर पर एक ही क्रोमोसोम में मौजूद हैं, इनको कहा जाएगा सिस्टर क्रोमेटिड। एंड द क्रोमेटिड्स ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम्स आर नोन एज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। जो अलग-अलग क्रोमोसोम्स पर मौजूद क्रोमेटिड्स हैं, इनको कहा जाता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का नाम दिया जाता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स,
इस सेंट्रोमियर को एक और नाम भी दिया जा सकता है, इसको कहा जाता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इट इज़ नोन एज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी इसको कह सकते हैं। कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन्स होते हैं, तो एक कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन को हम कहेंगे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। अगर इस पर एक और कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन मौजूद है तो उसको फिर हम नाम देंगे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्रोमोसोम्स के पार्ट्स हैं, सेंट्रोमियर्स एंड क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड सिस्टर भी हो सकते हैं, नॉन सिस्टर भी हो सकते हैं। सेंट्रोमियर एक है तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, एक से ज़्यादा है तो सेकेंडरी, टर्शरी, इस तरह इनको कॉन्स्ट्रिक्शन कहा जा सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पर चैप्टर के, वो टर्म है कैरियोटाइप। कैरियोटाइप, और इसकी एक तस्वीर भी हमारी बुक में बनाई गई है। ह्यूमन बीइंग के 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर्स को स्टेन्ड फॉर्म में कैरियोटाइप यहाँ पर दिखाया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, कैरियोटाइप क्या होता है, इसकी तरफ जाने से पहले ये जो बुक में हमारी तस्वीर बनी है हम इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं अ ह्यूमन कैरियोटाइप, एक ह्यूमन कैरियोटाइप यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। इसमें क्रोमोसोम के ये सारे पेयर्स हैं। अब जो जैसे पहला आपको ऊपर पेयर जो है टॉप के लेफ़्ट पे नज़र आ रहा है, इसमें 2 क्रोमोसोम हैं और दोनों की आप देखें कलर सेम है, दोनों का साइज़ सेम है, दोनों की शेप सेम है। जो बात हमने पहले की थी कि ऐसे क्रोमोसोम जिनका साइज़ सेम हो, जिनकी पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर सेम हो, जिनके क्रोमेटिड स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हों, इनको कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो ये 46 क्रोमोसोम के 23 पेयर्स होमोलॉगस के यहाँ पे शो किए गए हैं। तो क्रोमोसोम में वाइडली डिफर इन अपीयरेंस, दे वेरी इन साइज़ में डिफरेंट है, स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़, लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर, द रिलेटिव लेंथ ऑफ, यानी अगर 2 क्रोमेटिड्स हैं तो एक साइड पे क्रोमेटिड की लेंथ ज़्यादा है, एक साइड पे कम है। रिलेटिव लेंथ ऑफ दी क्रोमेट 2 आर्म्स ऑन ईदर साइड ऑफ दी सेंट्रोमियर एंड द पोजिशन ऑफ कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन डेट इज सेंट्रोमियर अलोंग द आर्म। द पर्टिकुलर अरे, अब ये है कि किसी एक शख्स के अंदर, एक स्पीशीज़ के मेंबर्स के अंदर जो क्रोमोसोम की तरतीब है, अरेंजमेंट है, सीक्वेंस है, इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद भी शामिल है, स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ भी शामिल है, उनके साइज़, शेप, ये सारी चीज़ें शामिल। द पर्टिकुलर अरे ऑफ क्रोमोसोम डेट एन इंडिविजुअल पोजेसेस इज़ कॉल्ड कैरियोटाइप। Karyotypes shows marked differences among the species or sometimes even among the individuals of the same species। यानी मोर और लेस एक स्पीशीज़ के मेंबर्स का कैरियोटाइप एक जैसा होता है, उनमें अगर डिफरेंस होता भी है तो कम होता है, जबकि अलग-अलग स्पीशीज़ के मेंबर्स के अंदर कैरियोटाइप में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द पर्टिकुलर अरे, अरे से मुराद है अरेंजमेंट, द पर्टिकुलर array of chromosome। अब इस पर्टिकुलर अरे ऑफ क्रोमोसोम में क्रोमोसोम का साइज, शेप, स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। द पर्टिकुलर अरे ऑफ क्रोमोसोम डेट एन इंडिविजुअल ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज़ of particular species possesses। सो आम तौर पर जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उनका कैरियोटाइप डिफरेंट होता है। जैसे फ्रॉग के 26 क्रोमोसोम है, एक सेल में हमारे 46 हैं, तो नंबर्स में ही फ़र्क हो गया, स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ में भी से फ़र्क होगा, साइज़ में भी, शेप में भी, कॉन्स्ट्रिक्ट रिलेटिव लेंथ ऑफ दी आर्म्स वगैरह जो भी कहा गया। जबकि तमाम ह्यूमन बीइंग्स का कैरियोटाइप मोर और लेस एक जैसा होगा, इसमें अगर डिफरेंसेस होंगे तो वो बड़े कम होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग के मेल और फीमेल में 44 क्रोमोसोम एक जैसे होंगे, जो 23rd पेयर है उसमें फ़र्क होगा। मेल के पास एक एक्स बड़ा और एक वाई छोटा क्रोमोसोम होता है, फीमेल में 2 बड़े क्रोमोसोम होंगे 23rd पेयर में, जिनको एक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो इस तरह कैरियोटाइप एक स्पीशीज़ के मेंबर्स में आलमोस्ट सेम होता है, बट डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर में ये मार्कली डिफरेंट होता है। स्लाइट डिफरेंसेस में एग्जिस्ट अमंग द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज़ एज वेल। अब क्रोमोसोम्स को डियर स्टूडेंट क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर।
तो ये अब चार किस्में हैं यहाँ पे जो ड्रॉ भी की गई हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं इस तरह की शेप की, इसको हम कहते हैं आई शेप और इसको कहा जाता है एक्रोसेंट्रिक। दिस टाइप ऑफ शेप इज़ नोन एज एक्रोसेंट्रिक। तो डियर स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन जो है वो हमारे बोर्ड के पेपर्स में भी पूछा गया है कि एक्रोसेंट्रिक, इसको हम कहेंगे जे शेप। अच्छा, इसी तरह बिल्कुल ये टर्मिनल एंड पर है तो इसको कहेंगे टीलोसेंट्रिक और आई शेप। और इसमें अगर बिल्कुल सेंटर में मौजूद है सेंट्रोमियर, तो ये इस तरह की दोनों शेप्स इसके लिए हो सकती हैं। ये वी शेप में आता है, इसको हम कहेंगे मेटासेंट्रिक। और चौथी शेप में ये होगा कि मिडल से स्लाइटली अवे हो, इसको कहेंगे सब मेटासेंट्रिक और ये भी वी शेप में आता है। यानी अल्फ़ाबेटिकली 3 किस्म की शेप्स हैं क्रोमोसोम की, आई शेप, जे शेप और वी शेप। आई शेप वालों को कहते हैं टीलोसेंट्रिक, जे शेप वालों को कहते हैं एक्रोसेंट्रिक और वी शेप में मेटा और सब मेटासेंट्रिक आते हैं। अब इसमें इनको हम एक एक सिंगल लाइन में डिफाइन कर सकते हैं। टीलोसेंट्रिक आर दोज क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज लोकेटेड एट द टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम और क्रोमेटिड। क्रोमोसोम के टर्मिनल बिल्कुल सिरे के ऊपर सेंट्रोमियर मौजूद है। इफ़ द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड स्लाइटली अवे फ्रॉम द टर्मिनल एंड, तो ये बन जाएगा एक्रोसेंट्रिक। तीसरा, इफ़ द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम, तो इसको हम नाम देंगे मेटासेंट्रिक। और अगर ये सेंटर से स्लाइटली अवे है तो फिर इसको नाम देंगे सब मेटासेंट्रिक। और इन शेप्स के क्रोमोसोम्स कब अपीयर होते हैं? ये शेप्स क्रोमोसोम्स की डियर स्टूडेंट्स अपीयर होती हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन की एनाफेज के दौरान। ये इस तरह की तमाम शेप्स क्रोमोसोम की कब अपीयर होती हैं? एनाफेज के दौरान ये शेप्स क्रोमोसोम्स की अपीयर होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 20 में क्रोमोसोम्स का इंट्रोडक्शन का पार्ट हमने पढ़ा है, जिसमें हमने मेन जो पढ़ी हैं इसमें 3 टर्म्स पढ़ी हैं। सबसे पहले क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, फिर उनकी जो एग्जांपल्स हैं कि कितनी क्रोमोसोम्स की तादाद किस किस सेल में मौजूद है, कैरियोटाइप की डेफिनेशन है, और ये लास्ट में जो चीज़ हमने पढ़ी है ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है, क्लासीफाई क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स। तो ये 4 ग्रुप्स हैं इनके, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटा और सब मेटासेंट्रिक। तो आज के लेक्चर को डियर स्टूडेंट हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।